हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर अब तक हमने स्टडी किया है व्हाट इज फोर्स। फोर्स इट मींस पुल्स एंड पुश। व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी व्हिच opposes द चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? Until we applied net external force on the body remain its in original condition or original state. If it is in rest, remains in rest, or if it is performing uniform motion, it keeps motion continuing. Then after बच्चों हमने स्टडी किया था मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, आगे हमने स्टडी किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum of the body is directly proportional to the force applied on it and it is in the direction of force. आज के लेक्चर का हम स्टार्टिंग करेंगे थियरी से, जिसका नाम है इम्पल्स ऑफ फोर्स। ओके बच्चों, तो ये इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है देखते हैं। बच्चों, इम्पल्स ऑफ फोर्स का डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम during which it applied on the body. ओके, ये होता है इम्पल्स ऑफ फोर्स। ओके बच्चों, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से हमें इक्वेशन मिल सकता है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी के साइन रिमूव कर लिया हमने, के बदले 1 लिख लिया और एफ मिलेगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा पी को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हमें मिलेगा एफ इंटू डेल्टा टी। आप देख सकते हो बच्चों, राइट साइड में जो हमारी टर्म है वहां पे हमारे पास फोर्स है और ये रहा टाइम, और फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है हमारे पास। तो ये जो सारी टर्म बन रही है उसे हम बोलेंगे इम्पल्स ऑफ फोर्स, या तो हम उसको खाली इम्पल्स भी बोल सकते हैं। बट हम ये भी नोट करेंगे कि जो इम्पल्स ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट टू चेंज इन मोमेंटम। ओके बच्चों, अब इम्पल्स ऑफ फोर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों? व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स applied for a small time interval we can find impulse of force with the finding change in momentum। मतलब कि सपोज आपके पास यहाँ पे कोई वॉल है। ओके, ये वॉल के ऊपर एक बॉल आपने कोई स्पीड से थ्रो कर दिया। ओके, अभी इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो स्मॉल टाइम में यहां से टकरा के वापिस आएगा। इसका वेलोसिटी क्या होगा, v2। जब ये बॉल इस वॉल के कांटेक्ट में आता है ना, तब वो वॉल के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है। अब ये जो फोर्स लगता है, ये फोर्स बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए लगता है बच्चों। ये टाइम बहुत ही छोटा होता है, मिनिमम होता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल। ओके, हम ये टाइम इंटरवल फाइंड तो कर सकते बट इट इज डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, हम फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट निकालने से बजाय हम क्या करने वाले हैं, हम चेंज इन मोमेंटम निकाल देंगे। क्योंकि मास ऑफ द बॉडी हमें ऑलरेडी नोन होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी 1 और वेलोसिटी 2 भी हम मेजर कर सकते हैं। तो हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड करके हम इजीली इंपल्स ऑफ फोर्स निकाल देंगे। तो याद रखना, जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगता है तब हम चेंज इन मोमेंटम से इंपल्स ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों अबाउट द इंपल्स ऑफ फोर्स। ये जो हमारा इंपल्स ऑफ फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको डायरेक्शन होगा, उसका डायरेक्शन कहां पे होता है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, और इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, यूनिट होता है न्यूटन इंटू सेकंड। फ्रॉम दिस इक्वेशन न्यूटन इंटू सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t minus 1, it is the dimension formula of impulse of force, is very important quantity। एक्सरसाइज के अंदर हमें इसके कुछ न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। तो आप याद रखना कि जब भी आपको इंपल्स ऑफ फोर्स फाइंड करना है तो दो चीज चाहिए, या तो फोर्स इंटू टाइम, और अगर ये चीज नहीं गिवन है तो हम फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब बच्चों बात करते हैं NLM3, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन है NLM3, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नंबर 3। क्या है लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बच्चों, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारी रूटीन लाइफ के अंदर भी इसे एज अ क्वाट यूज करते हैं। ओके, समझते हैं एग्जाम्पल से। सपोज हमारे पास दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। ओके, अब ये दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रही है। ओके, ये रहा फोर्स, ये है फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, मतलब कि ए बी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके, नोटेशन क्या है, बी ए, मतलब फोर्स ऑन बी बाय ए। एफ बी ए क्या होगा बच्चों, एफ बी ए होगा फोर्स ऑन बी बाय ए। जितना फोर्स ए ऑब्जेक्ट या ए बॉल या ए पार्टिकल बी के ऊपर लगाएगा, उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, बी ए के ऊपर लगाएगा। तो फोर्स ऑन ए बाय बी। ओके, बट हियर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये एफ ए बी और एफ बी ए कैसे होंगे बच्चों, इक्वल वैल्यू के होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे। जब दो वेक्टर्स इक्वल वैल्यू के और ऑपोजिट डायरेक्शन के होते हैं तो हम इस तरह से नोटेशन देते हैं, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ ए बी ए। बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, ओके, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जहां पे हमें फोर्सेस पेयर में मिलते हैं। यानी आपने अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा दिया, सपोज मैंने यहाँ पे इस बोर्ड पे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो जब मैं बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाता हूँ उसी टाइम पे बोर्ड मेरे पे फोर्स लगाएगा या तो इस पेन पे फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने फोर्स लगाया, थोड़ी देर के बाद बोर्ड रेस्ट में आ जाएगा, यानी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फिर चलो अपने रिलैक्स होने के बाद फोर्स लगाएंगे, हमारा फोर्स लगाना बाकी रहा। ऐसा नहीं होता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बच्चों ऑलवेज प्रोड्यूसेस साइमल्टेनियसली, दे आर नॉट टेकिंग एनी टाइम इंटरवल बिटवीन देम, दोनों एक साथ ही लगते हैं। अब ये किसको हम एक्शन फोर्स बोलते हैं, किसको रिएक्शन फोर्स बस बोलते हैं बच्चों। देयर इज नो रूल्स टू डिटरमाइन एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स। आप किसी एक फोर्स को एक्शन बोल दो तो दूसरे वाले को रिएक्शन बोल दो। सपोज फोर्स ऑन बी बाय ए, अगर ये आप इसको एक्शन बोलोगे तो आप क्या बोल सकते हो, फोर्स ऑन ए बाय बी को रिएक्शन बोल सकते हो। अगर आप इस फोर्स को रिएक्शन बोलोगे तो आप इसको भी एक्शन बोल सकते हो। देयर इज नो रूल्स टू डिटरमाइन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, बट याद रखना है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक साथ में ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जांपल्स भी है। सपोज आप वॉक करते हो, सपोज आप बच्चों सपोज वॉक करते हो। ओके, अगर आप वॉक करते हो तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट पुशिंग अर्थ बैकवर्ड साइड में, और अर्थ आपको आगे की साइड में फोर्स लगाती है, इसलिए आप वॉक करते हो। तो ये हमारा एग्जांपल्स है। आपने देखा होगा कि रॉकेट, ओके, रॉकेट जब ऊपर उड़ता है तो क्या होता है, रॉकेट के जो फ्यूल होता है वो फ्यूल रॉकेट को ऊपर की ओर थ्रस्ट लगाता है और रॉकेट फ्यूल पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो रॉकेट का मोशन वो भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर ही होता है, प्रिंसिपल के ऊपर होता है। फिर आप सब देख सकते हो, जब आप स्विम करते हो ना, जब आप स्विम करते हो तो क्या करते हो, आप अपने हैंड से वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में बच्चों पुश करते हो, और वाटर क्या करता है, वाटर आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। मतलब कि जब आप स्विम करते हो और आप वाटर को बैकवर्ड में पुश करते हो तो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना फोर्स आप वाटर पे लगाते हो उतना ही फोर्स वाटर आपके ऊपर लगाता है और आप आगे की डायरेक्शन में मूव होते हो। तो इसमें से आप कोई भी एग्जांपल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए लिख सकते हो। आप स्प्रिंग का भी एग्जांपल दे सकते हो। सपोज आपने कोई स्प्रिंग को अपने थंब से प्रेस किया हुआ है, तो आप जितना फोर्स स्प्रिंग पे लगा रहे हो अपने थंब से उतना ही फोर्स स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन पे आपके थंब पे लगाएगी, और आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। ओके, तो ये सारे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हैं। प्लीज रिमेंबर दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब बच्चों स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। ओके, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है।
देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमारे पास इक्वेशन है F इक्वल टू dp/dt। ओके, और अगर मोमेंटम कंजर्व है यानी मोमेंटम कांस्टेंट है बच्चों, तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम का डेरिवेशन dp/dt क्या होगा बच्चों? dp/dt जीरो होगा। इसका मतलब यह है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो होगा। ओके, मतलब कि ये फोर्स जीरो है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में होगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ओके, तो याद रखिए फर्स्ट चीज क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो। ओके, बिकॉज मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। बच्चों इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बुलेट और गन का। सपोज ये हमारे पास एक गन है जिसके अंदर बुलेट है, छोटी सी गन है। ओके, इनिशियली आप देख लो कि बुलेट जो है वो गन के अंदर रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल टोटल मोमेंटम क्या हो सकता है? आप देख सकते हो कि भाई इनिशियल टोटल मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। ओके, और ये इनिशियली जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ बुलेट जीरो है। तो इनिशियली टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आफ्टर फायर बच्चों, आफ्टर बुलेट फायर क्या होगा? जब आप गन में से बुलेट को फायर करोगे ना, तो बुलेट कहां पे जाएगी? बुलेट जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक गन आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। आपने कभी कोई फिल्म के सीन में भी या कहीं देखा होगा कि जब सोल्जर या कोई भी चीज, कोई भी इंसान बुलेट को फायर करता है गन में से, तो बुलेट आगे जाएगी पर उसको पीछे की डायरेक्शन में थोड़ा फोर्स लगेगा। वो जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आता है उसे बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। क्या बोलते हैं? रिकॉइल। तो बच्चों जब हम बुलेट को फायर करते हैं ना, तो बुलेट जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और गन आएगी बैकवर्ड में। दैट इज कॉल्ड द रिकॉइल। तो आपको यहाँ पे ये रिकॉइल, रिकॉइल भी एक्सप्लेन कर देना चाहिए। व्हाट इज रिकॉइल? व्हेन बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इट इज नोन एज द रिकॉइल ऑफ द कॉइल। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो जब हम फायर करते हैं बुलेट को गन में से, तो फिर बुलेट को जो मिलता है मोमेंटम वो होगा pb डैश और इसे बोलेगा pg डैश। ये दोनों इक्वल वैल्यू के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब कि pg डैश इक्वल टू माइनस pb डैश। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों इसको जरा इस साइड में ले जाओ तो क्या होगा? आपको मिलेगा pg डैश प्लस pb डैश और ये आंसर भी क्या आएगा? जीरो। मतलब कि ये आपका इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 you can say that total initial momentum equal to total final momentum. It means बच्चों we can say that if total initial momentum of system of particle is equal to total final momentum of system of particle, then momentum must be conserved. मोमेंटम कंजर्व होना ये होता है कि जो जितना मोमेंटम इनिशियल में था उतना ही फाइनल में रहता है। और एक एग्जांपल से हम इसको स्टडी करने वाले हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल। बच्चों लॉ क्या है वो देख लेते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमें ये लॉ को प्रूव करना है फॉर टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल के लिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे? लेट टू इंटरेक्टिंग particles A and B with their initial momentum PA and PB and their final momentum PA dash and PB dash।
ये है दो पार्टिकल के इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। ओके, अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि सपोज हमारे पास यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक ए और दूसरा बी। जब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे ना, तो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। सपोज ये वाला जो फोर्स है वो फोर्स ऑन बी बाय ए है, और ये फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन ए बाय बी। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल वैल्यू के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नंबर 3, forces acting on particles have equal magnitude and opposite direction। अगर ये जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर इक्वल वैल्यू के और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस लगते हैं, तो हम ये लग सकते हैं कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी। बच्चों देखिए कि किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ए के ऊपर फोर्स लग रहा है। ओके, कितने टाइम में लगेगा, लेट टाइम डेल्टा टी होगा, तो डेल्टा टी इक्वल इनटू एफ ए बी। हम दोनों साइड में डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम लाना है। ओके, और हमें ये पता है कि मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम होता है डेल्टा पी एफ इंटू डेल्टा टी फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ये हमें मिल गया मोमेंटम का टर्म। अब फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स लग रहा है ए के ऊपर, कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, मतलब कि ए का मोमेंटम चेंज होगा। तो ये जो टर्म है ना वो मोमेंटम चेंज ऑफ ए होगा, यानी मोमेंटम चेंज ऑफ ए इक्वल टू माइनस मोमेंटम चेंज ऑफ बी। ओके, अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम होता है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे पी ए डैश लिख लो माइनस पी ए लिख लो, यहाँ पे आप पी बी डैश लिख लो माइनस पी बी लिख दो। ओके, ये क्या होगा, पी ए डैश वेक्टर माइनस पी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस पी बी डैश वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर। अब एक साइड में आप इनिशियल मोमेंटम लिख लोगे, एक साइड में फाइनल लिख लो। चलो इनिशियल वाला एक साइड लिख लो, फाइनल वाला एक साइड लिख लो। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास पी ए डैश प्लस पी बी डैश होगा, राइट साइड में क्या होगा, हमारे पास होगा पी ए प्लस पी बी। सो यू कैन से दैट पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर इक्वल टू पी ए डैश वेक्टर प्लस पी बी डैश वेक्टर। मतलब इससे बोलते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम। बच्चों इस टर्म को क्या बोलते हैं, टोटल फाइनल momentum. Hence you can say that total initial momentum of an isolated system is equal to total final momentum of an isolated system। मतलब कि सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। बच्चों पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल मींस when net external force acting on a particle is zero, particle is said to be in equilibrium। it means अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा until no net external force applied on it, it means it will remains in equilibrium condition। याद रखिए कि रेस्ट पोजीशन और यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन ये दोनों सिमिलर पोजीशन होती है। बच्चों लेट एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, मैं इसको राइट हैंड साइड में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और लेफ्ट साइड में भी क्या लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। बताइए क्या ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में मोशन करेगा, आप बताओगे नहीं सर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल वैल्यू के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों फोर्सेस कैसे हैं बच्चों, इक्वल वैल्यू के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो होता क्या है कि दोनों का जब आप नेट फोर्स निकालोगे ना, तो एक को प्लस लोगे दूसरे को माइनस ले लोगे, आपका आंसर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। मतलब कि जब भी कोई पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं और वो इक्वल वैल्यू के और अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं तो नेट फोर्स 0 होता है। मतलब वो पार्टिकल मूव नहीं करेगा, वो पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन करेगा बट वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला के तौर पे पढ़ेंगे, लेट forces F1 and F2 are
acting on particle and if particle remains in equilibrium। मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब ये होता है कि टोटल फोर्स इज जीरो, वो पार्टिकल के ऊपर लगने वाला टोटल नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल वैल्यू के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। क्लियर है। मतलब सपोज ये आपके पास पार्टिकल है और यहां से आपने लगाया फोर्स F1 और ये फोर्स क्या होगा F2। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, ये दोनों फोर्सेस इक्वल वैल्यू के और अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं। ओके, सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल के ऊपर एन फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, तो एन फोर्सेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, फोर फोर्सेस F1 F2 अप टू Fn acting on particle and it is remains in equilibrium। सपोज कि कोई पार्टिकल के ऊपर n फोर्सेस लगते हैं बच्चों और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, सारे फोर्स का एडिशन, सारे फोर्स का एडिशन क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब सिग्मा एफ क्या होना चाहिए, जीरो। दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो। ओके, अब यहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग केस हो सकते हैं। सपोज कि हमारा पार्टिकल एक्स डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन के ऊपर मूव नहीं कर रहा है, या तो पार्टिकल वाई डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम में है या तो जेड डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम में। तो हम इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को कंपोनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो, यहाँ पे हम सिग्मा एफ जेड भी जीरो लिख सकते हैं। ओके, व्हेन दिस कंडीशन यूज्ड, व्हेन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम फॉर एक्स डायरेक्शन, this one used when particle is in equilibrium for y direction, and this one used when particle is equilibrium in only z direction। Is it clear to you? Okay, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर थ्री फोर्सेस। सपोज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर फोर्सेस F1 F2 एंड F3। सपोज कोई पार्टिकल है जिसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 एंड F3। अब ये तीनों फोर्सेस की इफेक्ट के अंदर भी हमारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम में। बच्चों पार्टिकल इक्विलिब्रियम में मतलब हमारी कंडीशन क्या होगी, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है मतलब समेशन F जीरो होगा, तीनों फोर्स का एडिशन क्या होना चाहिए, जीरो। ये हो गया जीरो। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि कोई भी दो फोर्स का आप एडिशन करो, उसकी वैल्यू तीसरे जितनी होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। चलिए, मतलब अब हमें क्या सोचना है कि भाई हमारे पास तीन फोर्सेस है और तीनों फोर्सेस के अंडर इफेक्ट में एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो कोई दो का एडिशन तीसरे जितना होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके लिए सोच लो कि हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिकल ओरिजिन पे है, एक फोर्स लगा आपका F1, दूसरा फोर्स आपने लगाया F2। ओके, अब ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट होगा इक्विलिब्रियम। हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा करना है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा रिजल्टेंट जो होगा F1 प्लस F2। बट बेटा F1 प्लस F2 जितना और उसकी ऑपोजिट में कौन मिलेगा आपको, उसके जितना और उसकी ऑपोजिट में आपको जो मिलने वाला है वो आपका F3 वेक्टर है। तो ये हो गए तीनों फोर्सेस। ओके, देखो तीनों फोर्सेस एक ही पार्टिकल से पास हो रहे हैं ना, इसको आप कॉन्करेंट फोर्सेस भी बोल सकते हो। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होता है, फोर्सेस विच लाइन ऑफ एक्शन पासिंग थ्रू सिमिलर पॉइंट और वन पॉइंट। यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस भी क्या है, कॉन्करेंट फोर्सेस है। ओके, अब बेटा अगर मैं आप ये सब फोर्सेस को टेल टू हेड अरेंज करता हूँ, टेल टू हेड अरेंज करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। सपोज कि मैंने पहला फोर्स ड्रॉ किया F1, ये रहा F1 फोर्स। अब मैंने F2 को उठा के यहाँ पे रख दिया। Draw vector F2 such that its tail lies on the head of the first force F1। ये F2 हो गया। अब थर्ड वेक्टर आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि इसका जो टेल है वो सेकंड के हेड पे आ जाए और हेड है वो फर्स्ट के कहाँ पे आए, टेल पे आए। तो आपका वेक्टर कुछ इस तरह से मिलेगा। ओके बच्चों, ये डायग्राम को क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम को ये शो कर रहा है कि जब गिवन फोर्सेस की वजह से
अगर आपका पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो वो सारे फोर्स को आप जब टेल टू हेड अरेंज करोगे तो वो क्लोज डायग्राम बनाएगी, क्योंकि हमें वेक्टर्स के अंदर पता है जब वेक्टर्स क्लोज डायग्राम बनाते हैं तो उसका नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। और यहाँ से हमारे बहुत सारे स्टेप्स इजी हो सकते हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो हमें याद होना ही चाहिए कि भाई वहां पे क्लोज डायग्राम बनना ही चाहिए। ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, पार्टिकल इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम में है। ओके, हमने दो फोर्स सोच लिए, एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस थे F1 एंड F2। अगर F1 और F2 की इफेक्ट के अंडर में वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसका एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है कि दोनों फोर्सेस इक्वल वैल्यू के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। यही बच्चों हम कंडीशन लिख सकते हैं फॉर एन फोर्सेस के लिए। सपोज कोई पार्टिकल के ऊपर एन फोर्सेस लग रहे हैं तो सारे फोर्सेस का एडिशन क्या होगा, 0 होगा। दिस इज द आइडियल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आपको पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द इक्विलिब्रियम फॉर एक्स डायरेक्शन, आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स 0। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम फॉर वाई डायरेक्शन, आपको लिखना है सिग्मा एफ वाई 0। व्हाट इज इक्विलिब्रियम फॉर जेड डायरेक्शन, आपको लिखना है सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0। ओके, यही चीज को हमने समझाया था आपके लिए थ्री फोर्सेस के लिए। देखो, पार्टिकल इज अंडर द इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस F1 F2 एंड F3, एंड इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 0 होता है। ओके, तीनों फोर्स का एडिशन 0। मतलब तो ये हुआ कि कोई भी दो फोर्स का एडिशन तीसरे फोर्स जितना होगा और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जब आप इस फोर्सेस को डायमेट्रिक आप डायग्राम में ड्रॉ करोगे और उसको आप वेक्टर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोज डायग्राम मिलेगा। ये क्लोज डायग्राम ऑफ फोर्स आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल और पार्टिकल इज 0। तो हमारा जो सिस्टम या तो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है।